नमस्कार विद्यार्थियों, दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपन पिछली कक्षाओं से साइंस सब्जेक्ट में मानवीय रोगों ह्यूमन डिजीज का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, पहले जो अपन अध्ययन कर रहे हैं वो वायरल डिजीज जो है, जितनी भी अपनी वायरस के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज जिस बीमारी का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो बीमारी है चिकनगुनिया। नाम आप सभी ने सुना होगा, अपन सभी इससे परिचित भी हैं कि लगभग सन 2004-05 के आसपास इस बीमारी का एकदम से एक बूम आया था कि लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो चिकनगुनिया से संक्रमित पाया गया था या हुआ था। उस टाइम पे बहुत फैली थी ये बीमारी। जो देखो जिसकी आंखें बंद हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, जोड़ रुक गए सारे, मतलब आदमी चल फिर भी नहीं पाता था ढंग से। तो ये थी चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जो है वो एक वायरल डिजीज है। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसके वायरस का नाम है, चिकनगुनिया वायरस है। उसी से ये बीमारी होती है, जो कि अल्फा फैमिली का जो है वो वायरस है। चिकनगुनिया वायरस भी बोल सकते हैं, अरबो वायरस भी बोल सकते हैं। और जो अल्फा फैमिली है वायरल्स की, तो उसी फैमिली का ये वायरस है। तो चिकनगुनिया जो है वो आपके जो शरीर के जॉइंट हैं, जोड़ हैं जितने भी आपके, उन सभी जोड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आपके जॉइंट अगर प्रभावित होते हैं, न तो आप ढंग से चल पाएंगे, न आप ढंग से बैठ पाएंगे। तो ये समस्याएं जो है चिकनगुनिया से अपन अगर संक्रमित हो गए तो उनमें आती है। उस समय के बाद जो है ये बीमारी जो है वो होती तो है, परंतु बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई है। सन 2004-05-06 के आसपास की बात है, जब ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी। एकदम से इस बीमारी का क्या हुआ था, आगाज हुआ था। तो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है, जो कि एडीज मच्छर जो है उनके काटने से जो है ये बीमारी शरीर में होती है। एडीज मच्छर जो है वो चिकनगुनिया वायरस का क्या जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, संवहन करते हैं, अपने आप में जो है चिकनगुनिया वायरस को लेकर चलते हैं। तो जब भी ये एडीज मच्छर जो है वो आपको काटेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, चिकनगुनिया के वायरस इंसर्ट हो जाएंगे तथा वो आप चिकनगुनिया से ग्रसित हो जाएंगे। तो चिकनगुनिया का एक नाम भी है जिसका अर्थ है झुकना। क्योंकि जो है चिकनगुनिया जो है आपके मुख्यतः जो है आपके जोड़ जो है, आपके जॉइंट्स हैं बॉडी में जितने, उन सबको प्रभावित करता है। तो उसके कारण जो आपका शरीर है, आप ढंग से चल भी नहीं पाते, झुककर चल पाते हैं। तो इसलिए चिकनगुनिया को झुकना भी कहते हैं। ये कहते हैं कि चिकनगुनिया का जो दूसरा नाम है वो झुकना भी है। वायरस देख लिया अपन, ये याद करना है चिकनगुनिया वायरस। जैसा कि बीमारी का नाम है सेम वैसे के वैसे वायरस का नाम है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। कौन सा मच्छर है ये याद रखना है कि एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बो पिक्टस, दो मच्छर हैं एडिस प्रजाति के, एक तो इजिप्टी और एक एल्बो पिक्टस। ये दोनों मच्छर जो हैं इस बीमारी के वायरस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, या इस बीमारी के वायरस जो है इन मच्छरों में जो होते हैं, तथा इनके काटने से ही ये बीमारी मनुष्य में फैलती है। ये जो मच्छर है वो दिन में काटता है और स्वच्छ पानी में रहता है। प्रभावित जो है वो आपके शरीर के जो सारे जॉइंट्स हैं, जितने भी अपने जो है जोड़ हैं, वो सभी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, बुखार आएगी, मसल्स पेन होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सूजन हो जाएगी, रेसेज हो जाएंगे, छोटे छोटे जो है वो स्किन पे जो है वो रेसेज भी इस बीमारी में होते हैं। सर दर्द होगा, और मुख्य जो है मेन पॉइंट है वो लक्षण जो है इस बीमारी का वो है आपका जॉइंट पेन। तो याद रखने वाली क्या चीज है, चिकनगुनिया वायरस कौन सा है, चिकनगुनिया वायरस है अल्फा फैमिली का है, अरबो फैमिली का है। कौन से मच्छर से संवहन होता है, कौन से मच्छर जो है इसके वाहक के वेक्टर हैं, एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बो पिक्टस, दो मच्छर हैं, ये इसके वाहक हैं। ठीक है, वायरल डिजीज है, बस इतना सा याद रखना। इसमें सिम्टम जो है वो कॉमन है, जो फ्लू वगैरह के जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार है, जोड़ दर्द है, सिर दर्द है, जोड़ों में सूजन है और रेसेज जो है वो हो जाते हैं, वो नॉर्मल है। तो बचाव रोकथाम में क्या होगा, मच्छरों से हो रही है तो मच्छरों से बचाओ, मच्छरों के काटने से बचें।
पूरे कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें, अपने आसपास जो है वो गंदा पानी जो है, ठहरा हुआ पानी, उसको जमा नहीं होने दें। यानी कुल मिलाकर आपको मच्छरों से अपने आप को बचाना है, तो आप इस बीमारी से भी बच जाएंगे। यानी मच्छरों को जो है उनको पैदा नहीं होने देना है। तो ये इसका एक उपाय है। अगर हो गया तो आराम करना है, रेस्ट करना है 10 से 12 दिन, यानी दो एक सप्ताह में ये बीमारी जो है वो अपने आप जो है शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ने से ये ठीक हो जाती है। इलाज कुछ भी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों जितनी भी वायरल डिजीज है उनका इलाज जो है वो पूरी तरह से अभी तक जो है वो नहीं खोज पाई है। साइंस जो है वो नहीं खोज पाई है। केवल उसमें जो अपन है सिम्टोमेटिक लाक्षणिक जो लक्षण है उस बीमारी के, जैसे बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, या और भी कोई लक्षण है, उसके आधार पर ही अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पानी पिए, फ्लूइड पिए, लिक्विड की अपने अंदर कमी नहीं होने दे, तथा आराम करें। 10 से 12 दिन में जो है ये बीमारी, हर व्यक्ति का जो है बॉडी है वो अलग अलग होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी इम्यून क्षमता के अनुसार, प्रतिरक्षा क्षमता के अनुसार ठीक अपने आप ठीक हो जाता है। क्या सिम्टम्स के आधार पर बुखार है तो बुखार की टेबलेट ले लिया, या पानी की कमी है तो आप पानी प्रचुर मात्रा में पीते रहे, बस ये इसका बचाव है, रोकथाम है। अब निदान कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस लैब में जो है आपके ब्लड सैंपल से वो सैंपल होंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, सीरोलॉजिकल टेस्ट होंगे, एंटीबॉडी जो आईजीजी और आईजीजी और आईजीएम, अगर ये एंटीबॉडी के टेस्ट होंगे, अगर ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी में उपस्थित है, इसका मतलब है कि आप जो है चिकनगुनिया से संक्रमित हो चुके हैं। एलिजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये टेस्ट होता है, ये भी आपकी जो है एंटीबॉडी को जांचने के लिए टेस्ट होता है। तो अपन को ये नाम याद रखने, बहुत ज्यादा इनमें विस्तृत रूप से घुसना नहीं है कि क्या होते हैं, वो मेडिकल प्रक्रिया है एक। आपको तो नाम याद रखने, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है और एलिजा टेस्ट होता है। मुख्यतः अपन को जो याद रखना है वो चिकनगुनिया कौन सी बीमारी है, चिकनगुनिया कौन सा वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, अल्फा फैमिली अरबो फैमिली का है, कौन सा अंग शरीर का जो है वो प्रभावित होते हैं, मुख्य लक्षण क्या है, जॉइंट, शरीर के जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं, और कौन इसका वाहक है, कौन से मच्छर है, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी जो है वो आपके जो है ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है, सिम्टम्स वगैरह। अगली बीमारी जो है वो अपन लेते हैं, वो है येलो फीवर। नाम से जो है सब स्पष्ट हो रहा है कि पीला बुखार। पीला मतलब है कि आपका शरीर जो है इस बुखार के कारण, जब आप इस बीमारी से ग्रसित होंगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो विश हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है। और पीला क्यों होगा? क्योंकि ये बीमारी जो है वो आपका लीवर, यकृत जो है उस पर प्रभाव डालती है, इसलिए आपका शरीर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो पीला बुखार जो है वो भी एक वायरल डिजीज है, जो कि मादा एडीज एजिप्टी मच्छर है उसी के काटने से फैलती। जो मच्छर चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार है, डेंगू के लिए जिम्मेदार है, वही मच्छर जो है पीले ज्वर के लिए भी जिम्मेदार है। यह बीमारी जो है मुख्यतः अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा फैलती है, क्योंकि वहां पर जो ये मच्छर है इसकी तादाद ज्यादा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में ये बीमारी पाई जाती है। पीला बुखार को पीला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो रोगी हैं उनमें क्या होता है, लीवर में इन्फेक्शन होगा, तो इस कारण से उनका जो स्किन का कलर है और आंखों का कलर जो है वो पीला हो जाएगा, इसलिए इसको येलो फीवर कहते हैं। कौन सा वायरस है? फ्लेवी वायरस है। और कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? आपका लीवर, यकृत प्रभावित हो रहा है। लक्षण इस चार्ट के माध्यम से अपन देख लेते हैं। क्या लक्षण होंगे? आपके बैक पेन होगा, हाई फीवर होगा, आपके भूख में कमी हो जाएगी। दिमाग पे क्या होगा? ब्रेन में आपका सर दर्द होगा, आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मस्कुलर में क्या होंगे? दर्द होंगे और सीजर्स होंगे, कंपकपी। मसल्स में क्या होंगे? अपने आप ही कॉन्ट्रेक्शन हो जाएंगे, कंपकपी सी छूट जाएगी। लीवर में हिपेटाइटिस हो जाता है, यानी हिपेटाइटिस का मतलब क्या हो गया? लीवर का इंफ्लामेशन है। टाइटिस जब भी वर्ड अगर आता है आपके कहीं पे भी, इसका मतलब होता है सूजन।
किसी भी वर्ड में अगर आप टाइटिस पढ़ रहे हैं, पीछे टाइटिस अगर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ है, उस अंग में, उस जगह में क्या है, सूजन आ गई है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, हिपेटाइटिस। हिपेटिक का मतलब होता है लीवर और टाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन। यूरिनरी में क्या होगा, यूरिन जो है आपका उसकी मात्रा कम हो जाएगी, स्किन में जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, पेट में जो है आपके उल्टी दस्त हो जाएंगे, पेट में दर्द रहेगा, घबराहट होगी, नोजिया रहेगा, उल्टी का मन करेगा, आंखों में आपके रेडनेस हो जाएगी और सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगी, माउथ में ब्लीडिंग हो सकती है, हृदय में जो है आपकी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो परंतु मुख्य लक्षण जो है वो आपका इंपोर्टेंट जो है वो लीवर का है, पीला पीला होना, लीवर में इंफ्लामेशन होना। तो ये मेन इसके सिम्टम्स हैं। बुखार है, ठंड है, तेज सिर दर्द है, ये सब तो होंगे ही, क्योंकि कोई सी भी बीमारी हो आपको बुखार 100% आएगा, दर्द शरीर में 100% होगा, सर में भी हो सकता है, पूरे शरीर में नोजिया वोमिटिंग होगी, थकान रहेगी, स्किन येलो हो जाएगी, आंखें जो हैं वो भी येलो हो जाएगी, क्योंकि पीला बुखार है। कौन प्रभावित हो रहा है, आपका लीवर। लीवर प्रभावित होते हैं आपके सब पीला पीला हो जाएगा। वह कौन है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो बस। पीला बुखार किस कारण होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण, ये जो है इस वायरस का वाहक है। निदान क्या होंगे, आपका वायरस कल्चर होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। बचाव क्या है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन जो है इस बीमारी का उपलब्ध है। मच्छरों को काटने से अपने आप को बचाना है। जितने भी मच्छर जनित बीमारियां हैं, मच्छर वेक्टर बोर्न बीमारियां जो है, उसमें आपको मच्छरों से अपने आप को काटने से बचाना है, तब आप उस बीमारी से बच सकते हैं। यह भी एक जूनोटिक डिजीज है, जानवरों से जो है वो मनुष्य में फैली है। जूनोसिस का मतलब अपन ने देखा था कि जो बीमारी जो है वो अगर जानवरों से मनुष्य में फैलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज। तो येलो फीवर भी है, पहले जानवरों में फैली, जानवरों से फिर मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैली है, तो उसको बोलते हैं अपन जूनोसिस। अगली बीमारी जो अपन ले रहे हैं वो है विद्यार्थियों जैपनीज एनसेफेलाइटिस। अब जापानी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस बीमारी को सबसे पहले कहां देखा गया था, जापान में, इसलिए अपन इस बीमारी को क्या बोलते हैं, जापानी एनसेफेलाइटिस। इस बीमारी को ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो है इसको जापान में देखा गया था। इस बीमारी का जो है वो प्रभाव कहां पैदा हुआ था, जापान में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जापानी एनसेफेलाइटिस। अब एनसेफेलाइटिस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। एनसेफेलाइटिस, सीफेलियन का मतलब होता है मस्तिष्क, ठीक है, और टाइटिस का मतलब मैंने आपको भी बताया था, सूजन। सीफेलियन का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क, क्या है, मस्तिष्क। सीफेलियन का मतलब होता है मस्तिष्क और टाइटिस का मतलब होता है सूजन। तो इसका ना क्या हो गया, एनसेफेलाइटिस, मतलब इस बीमारी के कारण जो है वो रोगी के मस्तिष्क में क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है उसमें। तो जापानी एनसेफेलाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस बीमारी को कहां देखा गया था, जापान में देखा गया था। तो जापान एनसेफेलाइटिस भी एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अगर जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको अपन जापानी एनसेफेलाइटिस कहते हैं। तो ये भी सबसे पहले जानवरों में फैली, जानवरों के बाद जो है ये मच्छरों के द्वारा जो है इसका वायरस जो है वो मनुष्यों में फैला। अब मस्तिष्क में सूजन आ जाती है अगर इसका इन्फेक्शन हो गया। कौन सा मच्छर है इसका, क्यूलेक्स। इतनी देर से तो अपन क्या पढ़ रहे थे, डेंगू में, येलो फीवर में, इनमें अपन क्या पढ़ रहे थे, आपके चिकनगुनिया में वो पढ़ रहे थे एडिस इजिप्टी मच्छर, और इसमें जो है मच्छर है वो कौन है, क्यूलेक्स मच्छर। तो ये अपन को फर्क समझना जरूरी है और ये अपन को याद रखना है। याद रखने वाली चीज क्या है, वह कौन है इसका वेक्टर, क्यूलेक्स मच्छर। आमतौर पर एशिया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्रों में पाई जाती है। रोग कारक जो है इसका वो फ्लेवी वायरस है, अरबो वायरस भी बोलते हैं, और जिसको जापानी एनसेफेलाइटिस वायरस भी बोल सकते हैं, जेई मतलब जापानी एनसेफेलाइटिस। प्रभावित अंग कौन सा है, मोस्टली वो है आपका मस्तिष्क है। अब इस चार्ट के माध्यम से जो है अपन इसके सिम्टम्स हैं वो देख रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल सिक्वेलेंस हो जाता है,
आपका सर दर्द रहेगा, उल्टी हो सकती है, बुखार हो सकता है, मसल्स जो है उनमें पेन हो सकता है, माइल्जिया जिसको बोलते हैं, कन्वल्जन्स आ सकते हैं आपको, ठीक है, और नोजिया और एब्डोमिनल पेन यानी पेट में भी आपके समस्याएं हो सकती है। तो मोस्टली जो आपका रहेगा, क्योंकि दिमाग जो आपका मस्तिष्क है वो प्रभावित हो रहा है, तो सर दर्द से या सिर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो प्रभावित रहेगी। ये एक जूनोटिक बीमारी है। ये बीमारी क्या है, सबसे पहले सूअर, जो पोल्ट्री फार्म के आसपास जो है सूअर और जो पक्षी हैं अपने वार्डिंग बर्ड्स जिसको किसको बोलते हैं पर, वो पक्षी जो जलचर होते हैं, तथा दलदल जो होता है अपना, उसके आसपास जो है वो रहते हैं, वहां पे जो है अपना दाना चुगते हैं, उनको अपन कहते हैं वार्डिंग बर्ड्स मतलब आपका बुगला, सारस, ये जो है आपके वार्डिंग बर्ड्स हो गए, ये बतख हो गई, ये बर्ड्स हैं जो ये जो है आपके, ये क्या करते हैं, ये पक्षी जो है इसके वायरस का जो है वो संवहन करते हैं या सबसे पहले इसके वायरस से संक्रमित होते हैं। और जब इन पक्षियों को, इन जानवरों को जो है, जो क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है तो फिर वो क्यूलेक्स मच्छर संक्रमित हो जाता है, वो जेई वायरस को, जापानी एनसेफेलाइटिस के वायरस को कैरी करता है, वहन करता है उसका, तथा किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो उसमें ये बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो बीमारी है विद्यार्थियों, ये खेती वाले जो एरिया हैं जहां एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, तथा भारत के जो कुछ स्टेट्स हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, मणिपुर हो गया आपका, नागालैंड हो गया, यूपी हो गया, इन जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन जो राज्यों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा है। तो किससे फैलती है, सुअर तथा वार्डिंग बर्ड्स यानी पोल्ट्री वगैरह जो है जहां सुअरों का भी पालन किया जाता है, तथा जो पक्षी जलचर हैं अपने, उन पक्षियों के द्वारा जो है ये संक्रमित होता है, ये पक्षी और ये सुअर जो संक्रमित होते हैं, इनको जो कोई मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर है वो काटता है, और उसके काटने के बाद जो है ये मनुष्यों में फैलती है। तो ये अपन को याद रखना है। बुखार हो सकता है, चिल्स हो सकता है, दिमाग में सूजन हो जाएगी, सीजर्स हो जाएंगे, कोमा, पैरालिसिस हो जाएगा, उल्टी दस्त हो सकते हैं, आपको थकान हो सकती है। मेन लक्षण जो है वो है मस्तिष्क में सूजन, ये जो है इसका मेन सिम्टम्स है, ये अपन को याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो इस बीमारी से कौन प्रभावित होता है, वो प्रभावित होते हैं बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बड़े भी होते हैं पर जो सबसे ज्यादा होते हैं वो बच्चे होते हैं। यूपी का एक अपना डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, हर बार इसका नाम आता है। गोरखपुर फेमस है क्योंकि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी यहाँ से ही जो है, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से ही जो है चुनाव लड़े। तो यूपी का गोरखपुर जो है वो जापानी एनसेफेलाइटिस के लिए चर्चा में रहता है हर साल, क्योंकि यहां पर इस बीमारी का जो है हर साल जो है वो प्रभाव देखा जाता है। यहाँ बच्चे जो है वो बड़ी मात्रा में जो इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो ये बीमारी मच्छरों के काटने से जो है होती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसके, मच्छरों के काटने से बचें, टीकाकरण है, स्वच्छता बनाए रखें। यह बीमारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है तथा बच्चे इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सर्वप्रथम बीमारी जापान में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या है, जापानी एनसेफेलाइटिस। भारत में असम, यूपी, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इन राज्यों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा होता है, तथा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला जो है वो इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। वार्डिंग बर्ड मैंने आपको बताया, जलीय पक्षी, दलदल में चढ़ने वाले पक्षी जैसे बगुला, सारस, बतख आदि होते हैं। इक्सियारो जो है, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि जापानी एनसेफेलाइटिस की जो है वो कौन सी वैक्सीन है, उसका नाम क्या है, तो इक्सियारो जो है वो जापानी एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन है। इसकी 2 खुराक दी जाती है, पहली खुराक के बाद 28 दिन बाद जो है वो दूसरी खुराक दी जाती है। तो बचाव क्या है, मच्छरों के कारण हो रही तो मच्छरों से बचना है, वो हो गया पहला बचाव। दूसरा बचाव जो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जितना हो वो उतना करें तो इस बीमारी से अपन पार पा सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। तो जापानी एनसेफेलाइटिस वायरल डिजीज है, जूनोटिक डिजीज है, पहले जानवरों में फैली, वहां से मनुष्यों में आई। वह कौन है, क्यूलेक्स मच्छर है, ये याद रखना है अपन को। एक सिम्टम्स है इसका मुख्यतः मस्तिष्क में सूजन, वो अपन को याद रखनी है। और बाकी जो है
वैक्सीन का नाम है वो अपन को याद रखना है। एक अपन को याद रखना है, गोरखपुर जो है वो इसका मेन जो है आपका केंद्र है, मुख्य केंद्र है, जहां हर साल इसके केस बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। अब अगली बीमारी जो है वो लेते हैं अपन हर्पीज। विद्यार्थियों, बचपन में आप सभी ने कहीं कहीं आप देखा होगा कि अपने जो होंठ है या अपने कमर का जो हिस्सा है, यहाँ पे कुछ थोड़े छोटे जो फफोले हो जाते हैं एक राउंड सर्कल में। अब अपने जो माता पिता अपन बड़े बुजुर्ग अपन पूछते हैं ना कि ये क्या हुआ, तो वो अपन को क्या कहते थे, अरे बुखार मूत गई, उसके कारण ये हो गया। तो वो ग्रामीण एक आम बोलचाल की भाषा में एक जो है वो अपन कहते हैं, तो वो बुखार मूत गई, वो बुखार मूतने की जो बीमारी है उसको अपन बोलते हैं हर्पीज। इसी हर्पीज को अपन बोलचाल की भाषा में, जो अपने दादा हैं, अपने पिताजी हैं, अपने बड़े हैं, वो अपन जब छोटे रहते हैं, अगर अपने यहाँ होठों के आसपास कुछ छाले छाले से एक सर्कल सा बन जाता है, बहुत सारे छालों का, और एक कमर के नीचे यहाँ बन जाता है, कई बार जननांगों में भी बन जाता है, जिनाइटल एरिया में, तो वो बीमारी कौन सी है, हर्पीज। तो इसको क्या बोलते हैं ना गांव की भाषा में अपन, कि बुखार मूत गई, तो वो है हर्पीज। छोटे छोटे से ऐसे सर्कल से बन जाते हैं आपके होठों पे, जिनाइटल एरिया में, कमर के बगल में जो है वो हो जाते हैं। उससे थोड़ा सा बुखार भी आता है, वहां दर्द भी होता है, 8-10 दिन 10-15 दिन वो बीमारी रहती है, अपने आप वो ठीक हो जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हर्पीज। इसको दाद भी बोलते हैं हिंदी में, और हर्पीज भी कहा जाता है। वायरल संक्रमण है जो त्वचा पर छाले और घावों के कारण होता है। तो ये क्यों होता है, इसके कौन से वायरस है, 2 प्रकार के वायरस होते हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 जो होता है उसके कारण आमतौर पर मुंह और होठों के आसपास जो है वो छाले होते हैं, तथा HSV2 जो होता है उसके कारण जो जिनाइटल एरिया है वहां पर आपके छाले होते हैं, या वहां पर हर्पीज का संक्रमण होता है। HSV मतलब हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। क्या होता है HSV का मतलब, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। तो अब जब कभी का आपको कहे ना कोई कि बुखार मूत गई, बुखार मूतने गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर्पीज का इन्फेक्शन हो गया, यानी उसको वायरल डिजीज हो चुकी है। तो 2 वायरस हैं, HSV1 और HSV2। HSV1 जो है वो आपके होठों और मुंह के आसपास जो है छाले पैदा करता है, तो HSV2 जो है वो आपका जिनाइटल एरिया जो है, ग्रोइन एरिया जो है, जननांग जो है अपने, उनमें जो है संक्रमण पैदा करता है, छाले पैदा करता है। हर्पीज वायरस है, हर्पीज का नाम जैसा नाम है वैसा इसके वायरस का नाम है, बीमारी का नाम है। प्रभावित अंग आपकी स्किन होती है, त्वचा पर फोले पड़ जाते हैं, बुखार और शरीर में दर्द और थकान रहती है। लक्षण जो है वो अपन देख लेते हैं चार्ट के द्वारा। आपको जो है वो जिनाइटल एरिया में दर्द हो जाता है, अगर इसका संक्रमण हो गया तो इचिंग भी होती है वहां पे, ब्लिस्टर्स और सोर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे से छाले हो जाते हैं, उन्हें घाव भी पड़ सकते हैं। सोर्स का मतलब जलन होती है, जब आप बाथरूम करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उस टाइम अगर जिनाइटल एरिया में संक्रमण है तो आपको हल्की सी जलन भी होगी। यूरिन ट्रबल इन यूरिनेटिंग। मुंह पर होता है, यहाँ पे बगल में होता है, कई बार ये जो अपना होंठ है इसके बगल में हो जाते हैं। तो हर्पीज वायरल डिजीज है। HSV1 HSV2 वायरस है, 2 वायरस है इसके कारण होती है। HSV1 जो है वो आपके होंठ और मुंह पे संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। HSV2 जो है वो आपके ग्रोइन एरिया में संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। वायरस कौन सा है, हर्पीज। प्रभावित अंग कौन सा है, स्किन, त्वचा। तो ये आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल बीमारी है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है याद करने के लिए। संक्रमण का प्रसार कैसे होगा, जब आप डायरेक्ट जो है रोगी के संपर्क में आ जाएंगे। चुंबन या यौन संबंध किस करना, या आप सेक्सुअली कांटेक्ट अगर मरीज के साथ करते हैं तो संभावना है कि स्वस्थ व्यक्ति में भी बीमारी फैल जाए, या संक्रमित व्यक्ति के घाव जो है, जो ब्लिस्टर्स हुए हैं, फफोले हुए हैं, उनके जो फ्लूइड है उसके द्वारा भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिस तरीकों से, जिस प्रकार से, जिस कारण से अपन संक्रमित हो रहे हैं, अगर उन कारणों को से अपन बचें तो अपन इस बीमारी से बचाव अपने आप में कर सकते हैं। कैसे, संक्रमित व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट ना रखें, हाथ कांटेक्ट हुआ तो हाथों को धोएं और एक उचित दूरी बनाए रखें। यौन संबंध है, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं आपकी जो है, और हो सकता है जिससे बचें। अच्छी स्वच्छता जो है वो बनाए रखना है। HSV का जो है पूरा नाम हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जैसा कि मैंने बताया था। हर्पीज के ठीक होने का जो
समय है वो उसके संक्रमण और उसके प्रसार के ऊपर डिपेंड करता है। HSV1 जो होता है वो लगभग आपका मान के चलो कि 1 या 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है, तथा HSV2 जो होता है वो जो है उसमें आपको 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं, 2 से 4 सप्ताह भी लग सकते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है, संक्रमण कितना हुआ है उसकी मात्रा पर, उसका प्रसार कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो HS जो हर्पीज है, समझ गए आप, बुखार मूत गई, वो वाली बीमारी है, वायरस के कारण होती है। कौन सा वायरस है, हर्पीज। हर्पीज 2 वायरस है, HSV1 हर्पीज 2 वायरस है, HSV1 और HSV2। ठीक है, ये कहां करता है, मुंह और आपके जो होठ है उसके आसपास, और ये कहां करता है आपके ग्रोइन एरिया में। ठीक है, बचाव हो गया। फैलने के तरीके कौन से हैं वो अपन ने पढ़ लिए। आगे अगली बीमारी लेते हैं। अगली बीमारी है आपकी जीका वायरस। नाम सुना होगा, भारत में आमतौर पर नहीं फैलती है, परंतु कुछ केस जो है विदेशों से कोई ट्रेवल किया होगा या तो वो केस अपने इसमें जरूर आए हैं, परंतु अमूमन जो अब जो है इस बीमारी का इतना प्रसार नहीं है। जीका है, जीका डिजीज जो है वो जीका वायरस के कारण होती है, जैसा कि इसका नाम है, जैसा बीमारी का नाम है। अधिकतर वायरल बीमारियों के क्या है, जैसे उनके नाम है वैसे उनके वायरस के नाम है। तो जीका वायरस जो जीका डिजीज जो है वो एक वायरल डिजीज है जो कि एडिस इजिप्टी मच्छर। अब एडिस इजिप्टी मच्छर को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण जो है वो कई जो बीमारियां हैं अपनी वायरल डिजीज वो हो रही है। ठीक है, तो एडिस इजिप्टी को रट लो, ये आएगा आपके कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ये है वाहक है इसका, इस बीमारी के वायरस का कैरियर है। तो ये किसके कारण होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। हल्के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स इसके बहुत हल्के होते हैं इस बीमारी के, परंतु गर्भवती महिलाएं तथा आपके बच्चों में और बड़ों में भी जो है इसका प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो इसका एक सिम्टम जो है वो जैसा कि अपन डायग्राम से देख रहे हैं, ये है आपका जो बच्चे का सिर है। अगर गर्भावस्था में जो है किसी बीमारी मां को अगर इसका संक्रमण हो गया जीका वायरस का, तो उसका जो शिशु है, उसका जो सिर है वो आम जो है बच्चे उस इस जो मात या डायग्राम है उसका या उतना होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे छोटा होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोसिफेली। ये लक्षण आपको याद कर लेना है, क्योंकि जीका वायरस में अगर पूछा जाएगा तो यही लक्षण जो है पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। माइक्रोसिफेली, बच्चों का सर जो है वो आम जो है उसके होना चाहिए, जो होना चाहिए उसकी साइज उससे छोटा हो जाना, वो कहलाता है माइक्रोसिफेली। माइक्रो यानी छोटा, सिफेली यानी सर। तो बच्चों पे ये क्या प्रभाव पड़ता है कि उनका सर जो है वो उनकी जो वास्तविकता है वो होना चाहिए उससे कम होता है, उसका विकास पूरा नहीं होता है, तथा उनकी दृष्टि जो है देखने की क्षमता वो भी इससे प्रभावित होती है। अगर कोई गर्भवती महिला जो है अगर जीका वायरस से संक्रमण होगी गर्भावस्था के दौरान, तो संभावना है कि उसके शिशु में माइक्रोसिफेली जो है वो अवस्था जो है वो पैदा हो सकती है। मस्तिष्क का अनुचित विकास और दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले इस वायरस को युगांडा में देखा गया था, रेसास नाम का कोई बंदर था, उसमें इसका पता लगाया गया था। तो ये भी क्या है, एक जूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है, जूनोटिक डिजीज। जीका वायरस से प्रभावित अंग मस्तिष्क, हल्का बुखार होता है, त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आंखों में जो है वो दर्द हो जाए, आपको जलन हो सकती है। ठीक है, संक्रमण का प्रसार कैसे होगा, संक्रमित व्यक्ति से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, संक्रमित व्यक्ति के अगर जो ब्लड है उसको अगर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, अंग प्रत्यारोपण से होता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी हो सकता है, दूषित ऊतकों में काटने से, अगर आप मच्छर जो है काट के आप स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उससे फैल सकता है, टूटी हुई त्वचा से भी फैल सकता है। तो ये मुख्य इसके फैलने के तरीके पूछे जा सकते हैं, याद कर लेना। बाकी एक मेन चीज जो आपको याद करने की वो है माइक्रोसिफेली, ये जरूर पूछी जा सकती है, तो इसको आप जरूर याद रखना है कि बच्चे का सर जो है अगर गर्भावस्था के दौरान माँ जो है इस वायरस संक्रमित होगी तो संभावना है कि उसके बच्चे का जो है वो माइक्रोसिफेली से वो संक्रमित हो जाए, उसका सर जो है सामान्य अवस्था से छोटा हो जाएगा।
जीका वायरस से जो है गर्भवती महिलाओं, बच्चों के अंदर जो बीमारी हो, जो अपने क्या बोलते हैं उसके साइड इफेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, माइक्रोसिफेली हो जाएगा, ठीक है। और वेस्को में क्या होगा, गुलियन बेरी सिंड्रोम हो जाएगा। ये एक स्व प्रतिरक्षी विकार है जिसमें क्या होता है, आपकी खुद की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है वो अपनी जो रोगी होगा उसकी तंत्रिकाओं पर जो है वो अटैक कर देगी, तो इसके कारण जो है उसकी मांसपेशियां जो क्या होगी वो कमजोर हो जाएगी, उस व्यक्ति की मांसपेशियां क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण झुंझुनाहट होगी, लकवा भी हो जाएगा, चल फिर नहीं सकता आदमी। तो इसको क्या अपन क्या बोलते हैं, गुलियन बेरी सिंड्रोम। तो जीका वायरस से अगर संक्रमित हो जाते हैं कोई रोगी तो उसमें दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अगर गर्भावस्था में मां संक्रमित होगी तो हो सकता है बच्चे को माइक्रोसिफेली हो जाए, और अगर वेस्को में अगर कोई हो जाती है तो उनमें गुलियन बेरी सिंड्रोम हो जाएगा, जैसे चलने फिरने में मांसपेशियों में दिक्कत आएगी। भारत में जीका वायरस का पहला केस जो है वो अहमदाबाद गुजरात में आया था, उसके बाद फिर तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, केरल में कुछ केस जो है वो सामने आए थे। बचाव क्या है, किसके कारण हो रही, मच्छरों के कारण। तो सबसे पहला बचाव क्या होगा, मच्छरों से बचाव करना है। उसके बाद है शरीर को पूरे कपड़ों से ढके, पानी जो है वो जमा ना होने दे। संक्रमित क्षेत्रों में जहां अफेक्टेड एरिया है वहां आप यौन संबंध बनाने से बचें, क्योंकि वहां इस बीमारी के फैलने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब जो है अपन एक बीमारी ले रहे हैं, इससे आप सभी परिचित हैं, क्योंकि रिसेंटली चाहे पिछले 3-4 सालों में ये बीमारी से अपन जाने परिचित हुए हैं। वो बीमारी है कोरोना। सबको याद होगा इसका नाम, अभी तक भी कोई नहीं भूले होंगे, क्योंकि अभी तक भी ये बीमारी जो है वो चल रही है, अपना प्रभाव दिखा रही है। हाँ, उतना नहीं है कि जितना शुरुआत में हुआ था, जब इसकी द्वितीय लहर आई थी, सेकंड लहर, तब इसका प्रभाव जो है वो बहुत भयंकर रौद्र रूप में देखा गया था। आप में से, अब में से कई के जो परिजन है, या अपने मोहल्ले में या अपने गांव में, अपने शहर में रहने वाले अपने जानकार हैं, वो उन्होंने जो है अपने प्राण जो है वो त्यागे थे उस टाइम पे, जो कोरोना से जो अफेक्टेड हो गए थे, इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए थे। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी, जिसको कोई नहीं भूलेगा इस बीमारी को, वो बीमारी है अपनी कोविड-19 या कोरोना। ये भी एक वायरल डिजीज है। वायरस कौन सा है, SARS-CoV-2, जिसको जो है कोविड-19 वायरस भी बोलते हैं, नोवल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन का जो वुहान प्रांत है, वुहान शहर है, वहां से शुरू हुई थी। 31 दिसंबर 2019 को जो है वो पहला केस सामने आया था चाइना में, वुहान शहर में। सबको पता है, सबको याद है ये चीज। दूसरा जो है चीन से बाहर पहला केस जो है वो थाईलैंड में 13 जनवरी 2020 को सामने आया था। चीन के बाहर जो पहला केस है वो थाईलैंड में सामने आया था। कब आया था, 13 जनवरी 2020 को। WHO द्वारा 30 जनवरी 2020 को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया गया। WHO ने कहा भैया ये तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इसको इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दो। 11 फरवरी 2020 को इसका नाम कोविड-19 रखा। 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा इस बीमारी को एपिडेमिक घोषित कर दिया, महामारी। और कौन सी, वैश्विक महामारी। यानी अच्छे अच्छे देश, रूस, चाइना, आपके अमेरिका, सब ने घुटने टेक दिए थे। सबकी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, हेल्थ फैसिलिटीज थी, वो चरमरा गई थी, सब धराशायी हो गई थी इस बीमारी के कारण। इसलिए इसको वैश्विक महामारी यानी एपिडेमिक, ग्लोबल एपिडेमिक जो है इसको घोषित किया गया था। तो कोरोना का शुरुआत कहां से हुई, कहां पैदा हुई ये बीमारी, चीन में, चीन के वुहान शहर में पैदा हुई थी। वायरस कौन सा है, कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस। SARS यानी कोविड फैमिली का जो है ये वायरस है, और कौन सा, 19वें नंबर का वायरस है। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो क्राउन की तरह जो है वो दिखता है। जूनोटिक डिजीज है, क्योंकि जानवरों से, चमगादड़ से, जानवरों से जो है ये मनुष्यों में फैली है। RNA वायरस होता है। सिम्टम्स क्या होंगे चार्ट के माध्यम से, वैसे तो अपन सबको याद है कि जिसको कोरोना हुआ, बुखार आई, गले में खराश हुई और आपके सर दर्द हो गया, फ्लू जैसे लक्षण, सांस लेना मुश्किल हो गया, दस्त हो गई, उल्टी हो गई, पैरों में दर्द हो गया और बहुत तेज बुखार। सबको, जिसको जिसको कोरोना हुआ उस टाइम पे, जिस टाइम ये चल रहा था,
अगर किसी को सिंपल खांसी जुकाम बुखार भी हो गया तो भी डर लगता था कि किसी को कोरोना हो गया है। फीवर आएगा ठंड लग के, गले में खराश, थकान होगी, खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है, सर दर्द और शरीर में दर्द होगा, ब्रेन फोग होगा। ब्रेन फोग का मतलब क्या होता है कि आपके निर्णय लेने में आपको एक धुंध सी छाई रहेगी मस्तिष्क में, आप कुछ भी निर्णय लेने के लिए होशोहवास में नहीं रहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, चेतना जो है थोड़ी सी आपकी वो धूमिल हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन फॉग। जैसे कोहरा छाता है ना, फॉग यानी कोहरा, दिखाई नहीं देता कुछ भी, थोड़ी बहुत दूरी चलते हैं, तो वैसे आपके दिमाग में क्या होता है, कोहरा छा जाता है, कुछ स्पष्ट निर्णय अपन को दिखाई नहीं देता, अपन नहीं ले पाते हैं। और एक जो इसका सिम्टम्स है, सभी ने महसूस किया होगा कि स्वाद ही नहीं आ रहा। किसी को उस टाइम पे बहुत ये हुआ था कि आप नमक का स्वाद नहीं आ रहा, फलानी का स्वाद नहीं आ रहा। जो टेस्ट बर्ड होती है उसको भी ये वायरस क्या होता है, अफेक्ट करता था। तो जो समझ जाते थे कि स्वाद नहीं आ रहा भैया कोरोना हो गया, तो ये इसके सिम्टम्स है। याद क्या रखना है आपको, पहले सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, चीन से हुई थी। उसके बाद जो है आपको जूनोटिक डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, SARS-CoV-2 वायरस है, वो याद रखना है। सिम्टम्स आप याद कर लो। वैसे तो जो अफेक्टेड हुए हैं वो अधिकतर लोगों को इसके सिम्टम्स पता है, खुद नहीं हुए तो घर वाले हुए हैं, आस पड़ोस में सभी हुए, इसलिए अपन को क्या है ये मालूम है। प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़े और श्वसन तंत्र। वैसे तो पूरा शरीर प्रभावित होता है क्योंकि थकान भी होती है, कमजोरी भी होती है, सर दर्द भी होता है, परंतु मुख्यतः जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं आपके फेफड़े। सभी ने देखा होगा जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में कि सबका SpO2 मॉनिटर चलता रहता था, वो जो है आपका सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, किसी का 70 आ गया, किसी का 80 आ गया, किसी का 90 आ गया, होना चाहिए 97 से 100। तो ये अपन बहुत देखते थे उस टाइम पे, मॉनिटर में चलता रहता था। लक्षण अपन ने देख ही लिए, बहती नाक, ठंड लगकर बुखार, स्वाद में बदलाव हो सकता है, दस्त, उल्टी, घबराहट भी हो सकती है, सिर दर्द होता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। सबसे मेन जो सिम्टम्स हुआ था वो हुआ था श्वास लेने में तकलीफ। अधिकतर जो है रोगी जो है वो इसी कारण से उनकी डेथ हुई थी, उनके श्वास लेने में फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। हार्ट फेल भी हो सकता है, कार्डियक पे भी इसका असर हुआ था। अब संक्रमण का प्रसार कैसे होगा ये अपन ने देखा ही था। मास्क लगाए थे जी, मास्क नहीं लगाया, खांस रहे, छींक रहे, उससे भी हो सकता है, एयर ड्रॉपलेट से हो सकता है, हाथों को अपन ने बार बार सैनिटाइज किया था ना, तो हाथों से भी फैलता था। यानी कहीं रोगी हो, वो बैठ गया हो, उसने किसी वस्तु को छू ली हो, तो उसके कारण भी क्या होता है, संक्रमण फैला है। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, रोगी से प्रत्येक संपर्क में आए, उसके कारण अप्रत्यक्ष संपर्क मतलब उसकी छुई हुई वस्तुओं के अगर संपर्क में आए तो उससे भी अपने ये फैलता है। श्वसन बूंदों से फैलता है, खांसने छींकने से फैलता है। थोड़ी देर खांसेंगे, वायरस जो है वो हवा में रहेगा थोड़ी देर, उसके बाद अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति वहां से गुजर रहा है तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता था या हुआ है। तो ये है इसके फैलने के तरीके, याद है अपन सबको क्योंकि सब गुजरे हैं इस चीज से। टेस्ट क्या होता था उस टाइम पे, RT-PCR टेस्ट होता है क्योंकि RNA वायरस है, तो वायरस का पता लगाने के लिए DNA RNA का RT-PCR टेस्ट होता है। कंफर्मेशन टेस्ट यही होता था, गले का नमूना लेते थे ना, यहाँ से थूक का नमूना लेते थे, उससे होता था। ब्लड टेस्ट भी होते थे, जैसे D डाइमर वगैरह आदि का टेस्ट भी होता था, TBC करवाते थे। ब्लड टेस्ट है और RT-PCR टेस्ट है, वो कंफर्मेटरी मेन टेस्ट था इसका, ठीक है। अब आपका जो है वो एक चीज आई है PCT। PCT क्या होती है, प्लाज्मा कन्वल्सेंट थेरेपी। प्लाज्मा कन्वल्सेंट थेरेपी, इसका जिक्र अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग जो है वो इस टेक्निक का वो उस टाइम पे जो है वो उसको कोरोना को ठीक करने के लिए किया गया था। कन्वल्सेंट थेरेपी। अब मैं बताऊंगा आपको ये क्या होती है। उस टाइम पे जो है क्या हुआ था कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट तो चले थे, जो अपन एडमिट हुए या अपन को इंजेक्टेबल दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, अपन को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके साथ साथ एक जो है अपन ने एक बार प्रतिरक्षा में देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक कृत्रिम
निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, ये टर्म मैंने आपको बताई थी। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, ये है PCT, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति में, कोई व्यक्ति है वो किसी बीमारी से ठीक हो गया है, अब दूसरा व्यक्ति है रोगी, वो उसी बीमारी से पीड़ित है जिससे वो कोई दूसरा व्यक्ति ठीक हुआ है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है वो पर्सन ए और दूसरा व्यक्ति है वो बी। ए जो है वो सपोज करें कोरोना से पीड़ित था परंतु वो ठीक हो गया। बी है वो भी कोरोना से पीड़ित है परंतु अभी वो संक्रमण से जूझ रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अब अपन क्या करते हैं इस टेक्निक में कि जो ये कोरोना से जो व्यक्ति ठीक हो गया इसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई है इस बीमारी के प्रति, कोरोना के प्रति क्या होगी, एंटीबॉडी बन गई। तो अपन क्या करते हैं इस टेक्निक में, पीसीटी में क्या करते हैं, इस व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जो कोरोना से हाल ही लड़कर स्वस्थ हुआ है, उस स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा निकालते हैं और इस प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी। विद्यार्थियों मैंने पहले बताया भी था कि एंटीबॉडी ही अपनी बीमारियों से प्रतिरक्षा यूनिट का एक हिस्सा है। अपनी बीमारियों से लड़ने में जो है, बीमारियों से वो कौन लड़ता है, एंटीबॉडी लड़ती है। तो कोरोना से आप सफर हुए, पीड़ित हुए, आपके शरीर में जब स्वस्थ हुए तो एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी बनने के बाद क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको जो है वो लड़ नहीं पा रहा पूरी तरह से उस इन्फेक्शन से, कोविड से लड़ नहीं पा रहा। कोविड का मैंने एक एग्जांपल दिया है, लड़ नहीं पा रहा। तो अपन क्या करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा के द्वारा। कैसे बढ़ाएंगे, प्लाज्मा निकालेंगे, उसका प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनी है, कोविड के अगेंस्ट बनी है। तो ये प्लाज्मा अपन क्या करते हैं, इस बी वाले पेशेंट में इंसर्ट करते हैं। किस टेक्निक द्वारा, पीसीटी द्वारा, प्लाज्मा कन्वलसेंट थेरेपी द्वारा। तो क्या होगा, ये जो है इस व्यक्ति को जो जूझ रहा है बीमारी से, उसको लड़ने में, उस बीमारी से ठीक होने में, उस बीमारी से संक्रमण से मुक्त होने में और ज्यादा मदद करेगा। तो इन्फ्लुएंजा और कोरोना, इन दो बीमारियों में इस थेरेपी का उपयोग किया गया था। पीसीटी सिंपल सी इलाज, सिंपल सा है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है बीमारी से लड़कर स्वस्थ हुआ, उस स्वस्थ व्यक्ति की एंटीबॉडी को निकालकर जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी उसी भी बीमारी से जिससे एक व्यक्ति ठीक हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति उस बीमारी से लड़ रहा है, तो उस व्यक्ति में प्लाज्मा जो है, एंटीबॉडी जो है, स्वस्थ व्यक्ति की जो एंटीबॉडी बनी है उस बीमारी के अगेंस्ट में, उस एंटीबॉडी को अपन उस पीड़ित व्यक्ति में इंसर्ट करते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति में प्रवेश कराते हैं, जिससे कि उस बीमारी से वो लड़ने में और अधिक रूप से, अत्यधिक प्रभाव से, अधिक तरीके से या अच्छे तरीके से या जोर शोर से वो उस बीमारी से लड़ सके। तो वो टेक्निक कौन सी थी, पीसीटी, प्लाज्मा कन्वलसेंट थेरेपी। ये निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा का एक एग्जाम्पल है। तो कोविड के इलाज के टाइम पे इसका उपयोग किया गया था कुछ मरीजों में। तो पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में खोला गया था, राजस्थान में जयपुर में खोला गया था। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अपन इस बीमारी के वो पढ़ लेते हैं। लक्षण पढ़ लिए, क्या प्रभाव होते हैं वो पढ़ लिए, फैलने के तरीके क्या हैं वो पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिया। अब अपन इसके कुछ की फैक्टर्स पढ़ते हैं जो उस टाइम पे हुए थे। बचाओ, चेहरे पर मास्क लगाकर मरीज से सीधा संपर्क नहीं बनाए, हाथों की स्वच्छता को बनाएं, बार बार सैनिटाइजर। वैक्सीन इस बीमारी की बनी थी जो सभी को लगी है। सबसे पहली वैक्सीन रूस द्वारा बनाई गई थी, स्पुतनिक। उसके बाद जो है वो भारत ने जो बनाई है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाई और जाइकोव डी। हर देश ने, अलग अलग देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन भी बनाई थी, परंतु भारत की जो है वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और जाइकोव डी। सबसे पहले किसने बनाई थी, रूस ने, स्पुतनिक वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन भी एक बचाव है इसका, सभी को लगी है। भारत में पहला केस जो है कोरोना का 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। राजस्थान में मार्च 2020 में सामने आया था। भारत में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू बंद कर दिया था। सबने घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में, कि भैया आज से सब बंद, जो जहां है वो वहीं रहे, अति आवश्यकता हो
तो सरकार की अनुमति से ही बाहर निकलें, आए जाएं, वरना अपने घरों में बैठे रहें ताकि इस बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके। तो 22 मार्च 2020 को जो है वो जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। आरोग्य सेतु ऐप बनाया था, ट्रैकिंग ऐप है, 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। एक पोर्टल बनाया था जिस पोर्टल के माध्यम से अगर आपको बाहर जाना था किसी दूसरे स्टेट में या किसी जिले में, तो ऑनलाइन उसकी जो है वो आपको परमिशन मिलती थी राजकोप पोर्टल के द्वारा। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान का प्रथम स्थान था। राजस्थान जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से जो कोविड का है जो सामना किया था, मैनेजमेंट किया था कोविड का। इसलिए 1 मई 2020 को राजस्थान में महामारी अध्यादेश लागू किया था। कोरोना के चक्कर में कोरोना का महामारी अध्यादेश, राजस्थान में मास्क अनिवार्य करने वाला जो है वो पहला राज्य था भारत में। तो ये कुछ पॉइंट्स है कोरोना के, इनको अपन को याद रखना है। इनमें से कुछ आपसे पूछा जा सकता है। बाकी वायरस आपको याद रखना है, सिम्टम्स हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिसेंटली जो है बीमारी जो है पिछले 3-4 सालों में हुई थी, एपिडेमिक महामारी आई थी। तो इसलिए से इससे संभावना है कि इसमें से बहुत सारे कुछ क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आने वाली जो आपके पेपर है उनमें पूछे जा सके। तो विद्यार्थियों, डिजीज जो है, मानव रोग जो है वो आरएस के साथ साथ आपका जो अध्यापक की जो परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रखता है। इसलिए उन परीक्षाओं के हिसाब से भी आप इसकी तैयारी करें। जो बच्चे आरएस की कर रहे हैं वो आरएस के लिए, या जो विद्यार्थी हैं वो अन्य जो अध्यापक है, सब इंस्पेक्टर है, या उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है आपका जो ये साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो आपके लिए काफी उपयोगी है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो विद्यार्थियों, अपनी जो वायरस डिजीज है वो अब समाप्त हो चुकी है, उनको अपन ने पढ़ लिया है अच्छी तरह। कौन कौन सी वायरल डिजीज थी उनको अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा से जो है अपन वो बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोगों का अपन अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह से इनको समझा होगा, पढ़ा होगा, और लगभग जो है वो हमने जो आपको है वायरस की जो बीमारियां जो है वो परीक्षाओं में पूछी जाती है। विद्यार्थियों, बीमारियां तो बहुत सारी है वायरस के कारण होने वाली, पर जो मुख्यतः जो है अपने कोर्स में जो है वो आएगी या अपने परीक्षाओं में जो आएगी उनका ही अपन ने अध्ययन किया है। भाई अपन को पीएचडी तो करनी नहीं है, थीसिस करनी नहीं है, अपन को तो एग्जाम पास करना है। तो उस एग्जाम के हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग सभी बीमारियां जो है वायरल डिजीज जो है वो पढ़ा दी है अच्छे से आपको। तो आप उनका अध्ययन करें, लाभ उठाएं और अपना एग्जाम जो है उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो प्राप्त करें। अब अगली कक्षा से जो है अपन बैक्टीरियल डिजीज को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए विद्यार्थियों नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।